नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तैयारी भी ठीक चल रही होगी। देखिए, बिहार दरोगा हो या बिहार सीजीएल हो, अगर आप सोच रहे हो कि बिना साइंस पढ़े हम एग्जाम निकाल लेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। प्रारंभिक परीक्षा तक नहीं निकाल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि 100 में 25% लगभग साइंस होता है, 20 तो जरूर होता है। अब बताइए, 100 में अगर 20 आप नहीं कर पाएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूं, मैक्सिमम प्रश्न है बच्चों इसमें एनसीईआरटी के। और आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का होता है एग्जाम में वही मान्य होता है, और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से रहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखें और बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको एग्जाम में। यकीन नहीं करेंगे, आप ना चाहते हुए भी सिलेबस का बहुत सारा भाग आप कवर कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से इन कथनों कौन सा कथन सही है ना? तो सही कथन हमको छांटना है। कह रहा है क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। क्या क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती है कि चाकू से काटा जा सकता है? दूसरा है पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुओं के कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो देखिए, क्षारीय धातुएं मुलायम तो होती हैं, सही है, और पारा जो होता है कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो कह भी रहा है कि पारा को छोड़कर बाकी जो सभी धातु है वह रूम टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में। तो दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। एग्जाम में ऐसे कथन वाला क्वेश्चन आता है तो लगता है कि छोड़ के भाग जाएं, लेकिन छोड़ के क्या करना है? भागना नहीं है। अगर भाग जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन छांटना है। हमको ये देखना है, कभी कभी यहां मिल जाता है सही नहीं है और सही है कि फिराक में गलत कर बैठते हैं हम लोग, है ना? तो ये चीज ध्यान देना है। आइए, लिथियम एवं पारा धातु क्रमशः सबसे हल्की तथा सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु तो ऑस्मियम है, पारा तो नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। लिथियम एवं ऑस्मियम धातु क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी। हाँ, लिथियम सबसे हल्की है और ऑस्मियम जो है यह सबसे भारी धातु है। ठीक ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिथियम सबसे हल्की है और ऑस्मियम जो है वह सबसे भारी है। चलिए आगे चलते हैं। 2 ही ऑप्शन में हम लोग इसका भांडाफोड़ कर दिए। आइए भाई, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? किसमें क्या आता है? भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल? तो वह होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में अति सूक्ष्म कणों की चाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक ना? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए भाई, आ जाइए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। हाँ, निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को गलत साबित करने के मतलब करके जोखिम में डाल सकता है? कह रहा है कोई एक कण का जिसका आविष्कार किया गया है और यह दावा किया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है उसको गलत साबित किया जाएगा। कौन सा, किसका आविष्कार किया गया है? किन कणों का किया गया है भैया? 4 ऑप्शन है। न्यूट्रिनो है, माइक्रोवेव फोटॉन है, प्रकाश उत्सर्जन करने वाले डायोड है। तो ये नया खोजा गया है और इसका दावा किया जा रहा है कि ये आने से सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो गलत हो जाएगा, और वो है माइक्रोवेव फोटॉन। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में चिपका देगा। चलिए आगे, प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कौन सा रूपांतरण होता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में जो रूपांतरण होता है वह प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होगा। प्रकाश ऊर्जा का क्या होगा? विद्युत ऊर्जा में होगा, क्योंकि देखिए प्रकाश से वैद्युत यहाँ बदल जा रहा है, सीधा लिखा भी है। प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्लियर है? क्लियर है, समझते चलिएगा, काम हो जाएगा। आइए, इसको थोड़ा समझना है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है? तरंग सिद्धांत से देखिए, तरंग सिद्धांत से आप व्यतिकरण कर लेंगे, ध्रुवण कर लेंगे, विवर्तन कर लेंगे।
लेकिन क्वांटम प्रभाव आप नहीं कर पाएंगे। तो कौन हो जाएगा? 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी सी। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। 6 का भी हो जाएगा सी। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए, ये भी प्रश्न समझने वाला है, नहीं समझेंगे गलत कर देंगे। प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ध्यान से समझिए, कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए, दौड़ना एवं कूदना आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, मन है दौड़ेंगे, ना मन है ना दौड़ेंगे। आसन में बैठना, जैसे बैठना है आप, जैसे बैठना है आप कंट्रोल कर सकते हो कैसे बैठना है ना। नींद भी आ रही है तो चलो भाई पानी पी के आग पर जल छिड़क के इसको भी कंट्रोल कर लो। लेकिन भोजन को देखते हैं तो आपका लार, उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, देखते हैं लार मुंह में बनना शुरू। ये आपका प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा हो जाएगा? केवल एक। देखिए, केवल एक, है ना। क्लियर है? समझ, अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको कर लोगे आप, और नहीं समझोगे तो भैया दिक्कत हो जाएगी। आओ भैया आओ। निम्नलिखित रोगों को तीव्र और दीर्घकालिक रोगों में वर्गीकृत करें। तीव्र रोग और दीर्घकालिक। तीव्र रोग ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा और बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं करेगा, लेकिन दीर्घकालिक रोग बहुत ज्यादा प्रभाव करेगा और लंबे समय तक रहेगा। तो ध्यान देना है कौन कौन तीव्र है। टाइफाइड है, पीलिया है, कुष्ठ रोग है। देखिए, टाइफाइड तो मतलब बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, इलाज कराओ तो महीने 2 महीने में ये आराम से, महीना दिन में नहीं, 10 दिन 8 दिन में भी सही हो सकता है ये। तो ये तो तीव्र में नहीं है, ये तीव्र में ही आएगा क्योंकि तुरंत खत्म हो जा रहा है ना, तुरंत। तो एक होगा तीव्र रोग में। अब ध्यान दीजिए, तीव्र में एक कहाँ है, हम इसको थोड़ा सा अगर और ऊपर करते हैं तो अच्छे से समझ लेंगे, है ना, यहां तक। आइए देखिए, टाइफाइड तीव्र में आएगा, यानी कि एक आएगा तीव्र में। तो तीव्र में एक नहीं है तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो ही गया। चलो भाई, तीव्र में एक नहीं है तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीव्र में एक, यानी कि सी और डी में एक है कोई। ठीक है, आप चलते हैं आगे। कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग है, ये कुष्ठ रोग हो गया तो ये भाई लंबा चलता है, जानते हैं। तो ये दीर्घकालिक, यानी कि 3 जो है यह दीर्घकालिक रोग है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 जो है दीर्घकालिक रोग है, दोनों में 3-3 है। हाँ सर, ये भी है। चलिए आते हैं मलेरिया। मलेरिया भी ठीक हो जाता है समय से, है ना। तो मलेरिया भी तीव्र रोग में आएगा, यानी कि 1 भी आएगा और 5 भी आएगा। 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब हमको 4 और 2 में छांटना है। क्षय रोग, क्षय रोग या इसको टीबी कह लीजिए, है ना। तो क्षय रोग भी चलता है, थोड़ा लंबा चलता है। क्षय रोग थोड़ा लंबा चलता है कि नहीं। और दूसरा में आता है पीलिया। क्षय रोग और अगर पीलिया में देखोगे तो पीलिया कम समय में सही हो जाता है क्षय रोग की अपेक्षा, है ना। पीलिया कम समय में सही हो जाता है। तो 2 वाला ऑप्शन हम इसको रख सकते हैं, यानी कि तीव्र रोग में कौन हो जाएगा? 1 2 5, और दीर्घकालिक रोग में हो जाएगा 3 4 और 6, यानी कि ऑप्शन संख्या हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। ठीक ना, क्लियर है? क्लियर है सर, समझ रहे हैं। आइए भाई, आइए आइए आइए। 9वां प्रश्न, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन। देखिए, यहां पर सत्य नहीं है, गलत कथन छांटना है। गलत गलत गलत। वयस्क मानव की स्पंदन दर 72 से 80 मिनट, 72 से 80 प्रति मिनट होती है। हाँ, सही होती है। वयस्क मानव का रक्तदाब 120/80, 120/80 होता है ना, 120/80। तो यहाँ 100/120 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रक्तचाप को स्पिग्मोमेनोमीटर से मापते हैं, यानी कि 1 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आइए, उच्च दाब पर संचित ठोस CO2 को क्या कहा जाता है? तो ड्राई आइस कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, ठोस CO2 के नाम से जानते हैं। चलो भाई आ जाओ। ठोस CO2 किस प्रक्रिया से सीधे गैस में बदल जाती है? देखिए, मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था मिश्रण को अलग करने की विधि, उसमें बताया हूं मैं, क्या बताया हूं देखिएगा। अगर ठोस है, क्या है? अगर ठोस है, ये ठोस से क्या होता है कि इसको बनना चाहिए गर्म करने पर द्रव, लेकिन ये बिना द्रव बने और डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। यानी कि ठोस से क्या बन गया? ये गैस बन गया। कैसे बन गया?
तो ठोस से ये डायरेक्ट गैस बन गया, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। यही इसका विपरीत होता है, जब विपरीत में क्या होगा कि गैस से सीधे ठोस बन जाता है, ठंडा करेंगे सीधे ठोस, ये होता है रिवर्स सब्लिमेशन, है ना। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सब्लिमेशन को कहते हैं उदर्वपातन, और रिवर्स सब्लिमेशन को कहते हैं निक्षेपण। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? रिवर्स सब्लिमेशन जब होगा तो इसको कहते हैं निक्षेपण। पूछता है एग्जाम में भाई, आ जाओ आगे। ट्रांसफार्मर कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो है वो कार्य करता है। आओ भाई, ध्वनि का पिच जो है वो ताल जो है वह निर्भर करता है इसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की आवृत्ति पर इसका पिच जो है वह निर्भर करता है। एग्जाम में पूछता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पिच जब पूछे तो बताएंगे आवृत्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूजन होता है बच्चों। मानव नेत्र की फोकल लंबाई औसतन, तो फोकल लंबाई जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है वो 2.2 से 2.6 होती है, लेकिन जब औसत निकालेंगे तो 2.4 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन 2.4। क्लियर है। चलिए भाई, विद्युत मोटर बदलती है। विद्युत मोटर, अब ये नाम ही है विद्युत मोटर, इसको विद्युत मिलेगा तब ये चलेगा। तो विद्युत मिलेगा यानी कि विद्युत से क्या बना देगा? ये आंतरिक बना देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें बहुत सारे लोग यांत्रिक से विद्युत मारते हैं कि विद्युत वाला है तो विद्युत बनाता होगा, नहीं, विद्युत से चलता है तब वो होता है। ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं। इजी प्रश्न ही एग्जाम में आपको सताता है, गलत कर देता है। कठिन प्रश्न आप कर लेते, जटिल प्रश्न आप कर लेते, लेकिन इजी प्रश्न में लटक जाते। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी कर देते हैं, किसी तरंग की जो आवृत्ति है, आवृत्ति दोलन करने की, जो 1 सेकंड में कितना बार दोलन कर रहा है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति अगर दोगुना कर दें तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। आवृत्ति बढ़ाओगे तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? तो वेवलेंथ जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तरंगदैर्घ्य कम जाएगा। आवृत्ति अगर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घट जाता है। चलिए, हैबर प्रक्रिया से अमोनिया का निर्माण होता है। पूछता है कि अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, तो बताते हैं कि हैबर प्रक्रिया। लेकिन इसमें उत्प्रेरक का कौन कार्य करता है? हैबर प्रक्रिया में हम इन चारों में से किसका उत्प्रेरक के रूप में काम लेते हैं? तो वो लेते हैं लोहा का, है ना, लोहा का, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। चलिए, बस बने रहिए, सब कुछ कर लेंगे। आइए, डेड बर्न प्लास्टर, मृत जला हुआ प्लास्टर। मृत जला हुआ प्लास्टर का रासायनिक सूत्र तो आपने नाम सुना है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O, और एक होता है CaSO4 इंटू 2H2O, वो होता है जिप्सम, और ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो डेड बर्न प्लास्टर भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ दे तो घबराना नहीं है, कर के आना है। आइए, बढ़िया प्रश्न है। मिश्र धातु ड्यूरालुमीन, ड्यूरालुमीन में प्रमुख धातुएं हैं। ड्यूरालुमीन में क्या है प्रमुख धातु? तो ड्यूरालुमीन, ये लुमीन, लुमीन यहां भी आपको मिलेगा, लुमीन, है ना। तो इसमें 90%, लगभग 90% होता है एल्युमिनियम। जहाज वहाज का जो बनता है ना, जहाज वहाज का पार्ट, तो इसी का बन जाता है, इसी का। अब देखते हैं कि कितना हल्का होता है ना, और मजबूत भी होता है। तो एल्युमिनियम होता है, और साथ में क्या मिलाते हैं? लगभग इसमें 4% तांबा भी रहेगा, है ना, और भी रहता है, लेकिन एल्युमिनियम के बाद तांबा ही रहता है ज्यादा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है इसका भी। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए भैया, आ जाइए। ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनता है? तो ब्लास्ट फर्नेस से बन जाता है कच्चा लोहा, निम्न में, ऑप्शन के अनुसार, है ना। कहीं शीशा भी मिलता है, लेकिन जब निम्न में कह रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, और हम जाएंगे कच्चा लोहा के साथ। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील, हैलोजन तत्व में सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन है, ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन है। आइए, चलिए, एक्वारेजिया होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। एक्वारेजिया, है ना, अम्लराज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अम्लराज, अम्लराज। इसमें सोना को गलाया जाता है भाई। इसमें 3 भाग होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल। तो अनुपात भी याद रखना है, 3:1। चलिए आगे चलें। जो भी प्रश्न करा रहा हूं कम समय में, चूंकि अभी एग्जाम का डेट नहीं आया है, जैसे ही डेट उठ आता है तो क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाऊंगा
अभी फिलहाल मैं आपको क्या क्या दे रहा हूँ, करंट अफेयर दे रहा हूँ और साइंस दे रहा हूँ। 2 क्लास मैं आपको डेली दे रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर बने हैं तो पता हो। जिंक ब्लेड ZNS, जिंक ब्लेड ZNS, है ना, ध्यान रखिएगा। जिंक ब्लेड ZNS इसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक सल्फाइड कहते हैं उसको। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है। क्लोरोफिल में जो होता है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। आइए आज का आखिरी सवाल। ये एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होता है, इसका कारण क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया का कारण हीमोग्लोबिन में असमानता, आरबीसी में कमी, प्लेटलेट्स की कमी, विटामिन B12 की कमी। तो सिकल सेल एनीमिया होता है हीमोग्लोबिन की असमानता। हीमोग्लोबिन की जब असमानता होता है तो ये बीमारी हो जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन लगभग, हाँ इतने ही थे, बहुत ज्यादा नहीं थे, 25 था। अब मुझे उम्मीद है कि 25 के 25 आपने कर लिया है। देखिए बहुत सारे लोग का ये कमेंट था कि सर पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए। तो देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए मैं आज आपसे बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं कि जो पीडीएफ हमारा टाइप करता है, क्योंकि हम तो आप लोगों से कोई शुल्क लेते नहीं है, कोई शुल्क नहीं लेते हैं, यूट्यूब पर निःशुल्क कराते हैं। और जब मैं पीडीएफ बना रहा था तो आपको निःशुल्क दे रहा था। अब ये जो पीडीएफ है, अगर इसको हम देंगे तो ये कितना मतलब ये है, देखिए 25 पन्ने का है। अगर प्रिंट भी कराएंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि बहुत ही मामूली शुल्क जो पीडीएफ तैयार करता है उसको दे करके और छोटे छोटे टाइप करा करके और आपको टेलीग्राम में उपलब्ध कराएं। लेकिन उसके लिए एक मामूली शुल्क वो मुझे नहीं चाहिए, वो जो पीडीएफ करेगा उसी को चाहिए। मैं आप लोगों से कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं फिलहाल, सब कुछ निःशुल्क दूंगा यूट्यूब पर। लेकिन पीडीएफ के लिए जिसको मैं रखूंगा भाई, वो अब वो तो हमारे जैसा तो रहेगा नहीं कि फ्री में, है ना। तो एकदम मिनिमम शुल्क पर, और मैं कोशिश करूंगा कि जितने क्लास होंगे सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसके लिए एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया जाएगा और मिनिमम शुल्क कम से कम जो सब कोई अपना भाई पे करके और पीडीएफ से रिवीजन कर ले। पीडीएफ जरूरी होता है रिवीजन करने के लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कितना, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितना पे कर सकते हैं आप। उसी के हिसाब से हम फिर डिजाइन करके और जो पीडीएफ तैयार करेगा उसको भाई इतने में अगर करोगे तो करो, और नहीं तो फिर है कि नहीं ये करूंगा। तो चलिए आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।